हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, मिक्स प्रैक्टिस सेट, उसका मैं तीसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने दो जो है वो प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जो है जा करके उसमें देख सकते हैं। और या आप जो है वो किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हैं या फिर आप किसी भी अदर एग्ज़ाम का भी फॉर्म फिल किए हैं जिसमें साइंस आता है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका भी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और उससे पहले मैंने जीके का 20 से 22 वीडियो जो है वो प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ बिहार एसएससी के लिए, आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। और एक मैं नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैं रेलवे, बिहार एसएससी और बाकी जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कि साइंस आते हैं उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जो है मैंने पढ़ा दिया है, आप जो है जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित जो अल्फा किरणें होती हैं वो क्या हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होती हैं, निगेटिव चार्ज उस पर होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, या फिर ड्यू ड्यूट्रॉन होते हैं। तो पहला का जो है आपका हीलियम नाभिक जो होता है, यानी कि जो अल्फ़ा रे निकलता है रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट से, वह जो है हीलियम के जो है वो न्यूक्लियस होते हैं। और हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, और आपका जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक मास चार्ज होता है, और हीलियम पर जो है वो 2 प्लस चार्ज आपके होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल जो है वो एक आपका प्रोटॉन पाया जाता है और उसमें कोई न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को जो है वो 3 आपके आइसोटॉप्स होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, तो मेथेनॉल जो है वो बनता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका मेथेनॉल यानी कि CH3OH जो है आपका बनता है, आप ये याद रखिएगा। एथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है इथेन का, वो आपका जो है वो C2H6 आपका होता है। और प्रोपेन का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो C3H8 जो है C3H8 जो है वो प्रोपेन का होता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा नंबर के प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो जो मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का वो आपका मीथेन है। यानी कि मीथेन जो है वो 80% लगभग जो है वो मीथेन पाया जाता है नेचुरल गैस में। और इसमें अन्य गैस जो होते हैं आपके हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वाष्प होते हैं, और इसका जो आणविक सूत्र होता है मीथेन का वो CH4 होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कितने अलग उत्पाद संभव है। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें जो है आपका एक उत्पाद जो है वो बन सकता है। अगला है कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत जो है वो आपका कितना है। तो इसमें जो कार्बन का प्रतिशत निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो है वो परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसको जोड़ लेंगे। तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और आपका ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा। 3 अणु हैं तो टोटल आपका 100 जो है आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया। और फिर उसके बाद इसमें जो है आपका कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का इसमें जो है 12 है, और 100 जो है टोटल आपका परमाणु आया है। परसेंट निकालने के लिए करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 12% जो है आपका ये सही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर रहेगा। तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12 है, आप ये याद रखिएगा। आप कैसे फॉर्मूला निकालना है आप ये भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है वो सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A B C जो है वो तीनों सही है। आइए हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। यह
उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन होता है और यह किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का जो है वो व्यवस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा द आयरन प्रोडक्ट इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन होता है वह कौन सा बनता है। तो कास्ट आयरन जो है वो इसका जो है वो लोहा का बनाया जाता है, यानी कि कास्ट आयरन जो है वो आपका ब्लास्ट फर्नेस में प्रोड्यूस किया जाता है। आप ये याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुलेज गोली में क्या जो है होता है। तो अम्लता कम करने के लिए जो आपका एलुलोज गोली में पाया जाता है वो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसमें मिलाया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें मिलाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक घूर्णन फ्लाईव्हील का आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट निम्नलिखित द्वारा नापा जाता है। तो आरपीएम जो है वो नापा जाता है आपका स्ट्रोबोस्कोप द्वारा जो है वो मापा जाता है। स्ट्रोबोस्कोप द्वारा जो है वो आपका आरपीएम मापा जाता है, आप ये याद रखिएगा। बैरोमीटर द्वारा जो है वो वायुमंडलीय का दाब जो है वो मापा जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग हवा की गति मापने के लिए जो है वो करते हैं और हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्षता आर्द्रता मापने के लिए जो है किया जाता है। इसका आविष्कार जो हाइग्रोमीटर है वो 1480 में लियोनार्ड दा विंची द्वारा किया गया था। वहीं आपका जो एनीमोमीटर है इसका आविष्कार जो है वो 1846 ईस्वी में जो है वो किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाया जाता है कर दिया जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। तो यह किस कारण जो है वो आपका संभव है। तो I बराबर V बटा में R जो है वो हो जाएगा। अगर कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए और धारा जो है वो आधा कर दिया जाए, तो धारा को अगर हम लोग आधा करेंगे और कंडक्टर को जो है वो दुगना करेंगे तो दो दो कर जाएगा, फिर से वही हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो ये I बराबर V बाई R से संभव है। यदि कोई वस्तु की त्रिज्या R के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लगाती है तो वेग निम्न में से किसके द्वारा जो है वो आपका दिया जाएगा। तो यह जो है v बराबर 2 पाई r बटा में t के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि यदि आपसे छोटा यानी कि आपका परावर्तन आपसे छोटा हो तो दर्पण का जो है वो प्रकार आपका कौन सा होगा। तो वो उत्तल दर्पण होगा। इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड दैट इफ इज स्मॉलर देन यू देन द टाइप्स ऑफ मिरर विल बी उत्तल मिरर, यानी कि उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर वो आपका होगा अगर आपके साइज से आपका इमेज जो है वो छोटा बनता है। तो कन्वेक्स मिरर का प्रयोग जो है हम लोग जो गाड़ी का साइड मिरर व्यू होता है उसमें प्रयोग करते हैं। कनकेव मिरर का प्रयोग जो है वो सर्च लाइट या फिर टॉर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है और जो आपके डेंटिस्ट लोग उपयोग करते हैं वो भी कनकेव मिरर का होता है और जो सेविंग वाला आपका मिरर होता है वो भी कनकेव मिरर होता है, आप ये याद रखिएगा। अगला है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध जो है वो दर्शाया जाता है। तो गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है और यह गति का दूसरा नियम जो होता है वो समय तथा टाइम के बीच में जो है यह ग्राफ जो है वो आपका दर्शाता है। पहला समीकरण जो है वो v बराबर u प्लस AT होता है, आप ये याद रखिएगा। और तीसरा समीकरण जो है वो v² बराबर u² प्लस 2as जो है वो दर्शाता है, आप ये याद रखिए। वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है, टाइम का जो है वो सेकंड होता है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर
में पारे का स्तर जो है वो कैसा होता है, यानी कि जब आंधी आने वाला होता है तो जो बैरोमीटर का जो रीडिंग होता है वो समान स्तर से जो है वो नीचे गिर जाता है जब आपका आंधी तूफान आने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई जो है वो आपकी क्या है। तो कंप्यूटर की जो संपादन क्षमता है उसके मापने की इकाई जो है वो MIPS है, जिसका मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक पाइपलाइन स्टेज कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कहा जाता है। सेकंड जो है वो टाइम का होता है, वहीं आपका जो वाट होता है वो पावर का यूनिट होता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर है वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल जो है वो पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग AC धारा के साथ ही किया जाता है, DC धारा में नहीं, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग अल्टरनेटिव करंट में ही किया जाता है, डायरेक्ट करंट में जो है वो नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो AC वोल्टेज को अप और डाउन करने में जो है वो मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानना जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है, वह जो है आपका क्या कहलाता है। तो वेजिटेशन रिप्रोडक्शन, वनस्पति के जो है वो प्रजनन के अंतर्गत जो है वो आता है। जब एक नए पौधे या संतति पौधे जनक पौधे यानी कि पेरेंट प्लांट के बीज भ्रूण के अतिरिक्त किसी अन्य भाग जैसे जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उनको जो है वेजिटेशन प्रोपोगेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लहसुन में पुष्प पत्र प्रकलिका में रूपांतरित हो जाता है, यह जो है आपका इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। तो इनमें से आपका सेप्रोट्रॉफ जो है वो कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम जो है वो कहा जाता है, वो है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अधिश्वेत रक्त है एक प्रकार का। तो जो ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ, तो जो आपका ल्यूकीमिया है वह कर्क रोग है या फिर कैंसर डिजीज जो है आपका ल्यूकीमिया है, जिसमें WBC का अनियमित जो है वो वृद्धि होता है, इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का उपस्थिति जो है वो हमारे पेट में होता है और यह पचाने में मदद करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बैटरी वगैरह में जो है वो डाला जाता है। पिक्रिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक पिक्रिक अम्ल जो है एक कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग माफ़ कीजिएगा, इसका उपयोग जो है वो रोगों में किया जाता है। पिक्रिक एसिड का नाइट्रिक एसिड एक मजबूत एसिड की श्रेणी में आता है। नाइट्रिक एसिड को प्राकृतिक अत्यधिक संक्षारक और विषैली होती है और यह त्वचा गंभीर रूप से जल जाता है। अगर नाइट्रिक एसिड अगर आपके शरीर पर गिर जाएगा तो त्वचा जो है वो जल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3 में जो है वो हम लोगों ने किया, यानी कि टोटल हम लोगों ने अभी तक 60 क्वेश्चन और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ 100 क्वेश्चन जो है वो लगभग कर लिया है। अगर आप एक पेपर और पेन लेकर के बैठे होंगे तो अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ जो भी मैं बतलाया हूँ अगर उसको नोट करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसी तरह के ये वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट का बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।